नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी कुछ दिनों से सीजीएल 2023 और सीटीएसएल 2023 के मेंस के आंसर की को लेके बच्चे बहुत परेशान थे। काफ़ी बवाल कटा हुआ था रिजल्ट में कुछ एरर्स को लेके। तो हम भी उसी चीज़ में लगे हुए थे। रिजल्ट आया था तो रिजल्ट जब आता है तो केवल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता, एक टीचर का भी आकलन होता है। तो जो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, हम उनसे लगातार बात कर रहे थे, उनके मैसेज आते थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। तो ये जो चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस पे कुछ दिन से रेगुलर वीडियोस नहीं हो पा रही थी, पर जैसे ही आज मैं फ्री हुआ, स्टूडियो में मेरे पास खाली समय था, तो हमारी टीम का एक मेंबर ये पेपर दे के आया, इसरो असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क। इसरो आप जानते हैं भैया, हमारी जो संस्था है जिसने अभी चंद्रयान लॉन्च किया है, ठीक है भाई, और जो नासा के बाद पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रही है, और भगवान की कृपा से एक दिन हम नासा से बड़ी संस्था भी बनेंगे। तो उसमें एक पेपर हुआ था उसके असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क का। ऑफलाइन पेपर था, इसमें गणित के 50 सवाल आए थे। तो आसान सवाल थे, उसमें से मैंने बेस्ट 20 क्वेश्चन छाटे हैं कि भाई जो बच्चे इसरो का पेपर देना चाहते हैं या इस तरीके का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। गणित देखिए एक ही होता है, आप पेपर कोई भी दे, चाहे आप एसएससी का पेपर दें, आप इसरो का पेपर दें, आप फूड कॉर्पोरेशन का पेपर दें, आप डीडीए का पेपर दें, आप पुलिस का पेपर दें, आप कोई एग्रीकल्चर एग्जाम का पेपर दें, हर एक में सवाल एक जैसे हैं। यानी कि गणित एक थॉट प्रोसेस है जो आपको डेवलप करना है, और ये चैनल जो है मैथ्स कंसेप्टिंग आपके उन्हीं कंसेप्ट को डेवलप करना सिखाता है, ठीक है भाई, जिसका मैं एक माध्यम हूं। समझ में आया भाई। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 बेहतरीन सवाल सॉल्व करवाऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ टिके रहना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाओ और इन सभी सवालों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ये बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और इन्होंने अब बड़े अच्छे अच्छे मैसेज के साथ हमें भेजा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब मुझे लगता है कि मेरी की गई मेहनत ही सार्थक हो रही है। जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पर हम डेली एक टॉपर का, एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि रैंक 125 है रॉबिन सिंह भाई, बहुत ही प्यारा बच्चा था ये, ठीक है भाई। चलिए, ये हमने कल ही इंटरव्यू डाला है। रैंक 110 अभिनव यादव जी, तो काफी फेमस हो ही रहे हैं, ठीक है। तो डेली एक इंटरव्यू यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमारे टॉपर्स ने कैसे पढ़ा, वो आप इन शॉर्ट वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। इसरो के टॉप 20 सवाल। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा। देखिए, जितने भी सवाल थे 50 के 50 वो एज इट इज हमारी शीट में है ऑलरेडी। आप मुझे कोई भी सवाल दिखाओ, मैं उसको अपनी शीट में दिखा दूंगा, ठीक है भाई। यानी कि आपने अगर हमारी शीट एक बार सॉल्व कर ली, कल्याण हो जाएगा आपका। बताओ, किसी एक वस्तु के लिए यदि डिस्काउंट 25% है तो लाभ 25% है, यदि डिस्काउंट 10% है तो लाभ कितना होगा। यदि डिस्काउंट 25% है तो प्रॉफिट भी 25% है, यदि डिस्काउंट 10% है तो प्रॉफिट कितना होगा। सुनो मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? छूट किस पे दी जाती है? मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य पे। तो भाई मैंने मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है 100 रुपए। मैंने मान लिया, डाटा बहुत आसान है, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। 100 रुपए के सामान पे 25% डिस्काउंट दिया गया। 100 रुपए का 25% 25 होता है। 100 पे 25% डिस्काउंट दिया गया तो सामान बेचा कितने में गया? 75 रुपए में, 75 रुपए में बेचा गया। 100 रुपए के एमआरपी पे 25% डिस्काउंट दिया गया तो सामान 75 में बेचा गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे 25% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस पे अगर 25% प्रॉफिट हुआ है तो सामान क्रिय मूल्य के 125% में बिका। बोला डिस्काउंट 10% दोगे तो प्रॉफिट कितना होगा? मार्क प्राइस 100 है, 100 रुपए के सामान पे 10%, 10 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 90 में। तो 90 की वैल्यू आपसे पूछिए मेरे दोस्तों, बताओ। 75 की वैल्यू 125 है, कितने गुना? 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 5/3 गुना। तो ये भी तो 90 का 5/3 गुना होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 150%। यानी कि अगर आप 10% डिस्काउंट देके सामान बेचोगे तो सामान सीपी के 150% में बिकेगा। 150% मतलब 100% अगर सीपी है तो 150% में बिका, 50% एक्स्ट्रा में। तो आपको कितना लाभ हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। ए ऑप्शन। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये मेंटली भी किया जा सकता है, मेंटली भी, ठीक है ना। एक स्टेप में आप ये सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 बनाएं। 6,000 रुपए साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 4 साल में 7200 रुपए हो जाते हैं।
यदि दर अपने से 1.5 गुना हो जाती है तो 5 साल में उसी राशि का उसी मूल राशि की राशि कितनी हो जाएगी 5 साल में, सेम प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए आप ये बात जानते हैं कि इस सवाल में आपने रेट को 1.5 गुना कर दिया, आपने समय भी चेंज कर दिया, पहले टाइम 4 साल है, पहले अब समय 5 साल है, लेकिन आपने प्रिंसिपल सेम रखा है। तो मेरे दोस्तों आपने प्रिंसिपल सेम रखा है, लेकिन आपने रेट को भी 1.5 गुना कर दिया, आपने समय को भी बदल दिया, प्रिंसिपल कांस्टेंट है। आप देखिए वैसे ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। आप बोलोगे हाँ सर इसकी कोई जरूरत नहीं, प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करता है? साधारण ब्याज निर्भर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के प्रोडक्ट पे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक। आपने ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 1.5 गुना कर दिया, यानी कि अगर पहले ब्याज की दर 2 थी तो अब ब्याज की दर 3 होगी, 1.5 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हो गया, 2 से 3 1.5 गुना। पहले समय कितना था? पहले समय 4 साल था, अब समय कितना हो गया 5 साल। तो ये रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया? सिंपल इंटरेस्ट का। यानी कि इनिशियल शुरुआत में जो सिंपल इंटरेस्ट है और अब जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसका रेशियो ये होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से 3 1.5 गुना हो गया, पहले समय 4 साल था, अब समय 5 साल हो गया, तो हो गया 8:15। 2 चौक 8 रेशियो 3 पंजे 15। बताओ बच्चों पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 6,000 रुपए 7200 बन गए। 6,000 रुपए का प्रिंसिपल 7200 बन गया, कितने हो गया? ब्याज कितना हुआ? 1200 रुपए। अगर 6,000 रुपए आपका 7200 रुपए अमाउंट बन जाते हैं तो 1200 रुपए ब्याज मिला। कितने गुना? तो आप कहोगे सर ये तो 150 गुना है, 15 8 120, तो ये भी 150 गुना होना चाहिए। 15 गुना 150 2250 रुपए, यानी कि 2250 रुपए अब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपसे पूछे अमाउंट, तो 6,000 रुपए पर प्रिंसिपल 6,000, आपको 2250 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,250 रुपए। बी ऑप्शन इसका आंसर है। मैं आपको समझाने में समय ले रहा हूं, करने में थे सवाल बेटा 5-7 सेकंड के हैं। यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट जिस बालक को पता है वो रेशियो से उड़ा देगा। कोई एक्स नहीं मानना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, रेशियो पर कमांड बनानी है। जो बच्चा रेशियो सीख गया वो अर्थमेटिक के सवालों को उड़ाना सीख गया तोप पे रख के। सवाल नंबर 3 करके बताएंगे, बड़ा प्यारा सवाल है, मीठा मीठा क्वेश्चन। एक किसान समान पंक्तियों में 121 सेब के पेड़, 154 केले के पेड़ और 198 आम के पेड़ लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग, अर्थात एक पंक्ति में केवल एक ही टाइप के, एक लाइन में एक ही प्रकार के पेड़ लगाना चाहता है। तो आवश्यक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। मिनिमम कितनी जो है उसको पंक्तियां, कितनी पंक्ति लगानी पड़ेंगी उससे पेड़ों की। ठीक है भाई। ए फार्मर वांट्स टू प्लांट, एक आदमी, एक किसान है, वो 121 सेब के पेड़, 154 केला के पेड़ और 198 आम के पेड़ लगाना चाहता है इन इक्वल रोज में। मतलब हर रोज में वो इक्वल इक्वल फ्रूट्स लगाना चाहता है। और वो चाहता है कि एक लाइन में एक ही टाइप के फ्रूट है, ऐसा नहीं कि सेब के साथ केला मिक्स हो रहे हैं, है ना। वो मेरे दोस्तों हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स रखना चाहता है और एक लाइन में एक ही टाइप के फ्रूट होने चाहिए। तो भैया पूछा कि मिनिमम कितनी रोज, मिनिमम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। सुनो, मिनिमम पंक्ति कब बनेंगी फलों की, फलों के पेड़ों की? जब एक पंक्ति में मैक्सिमम फल हो। अगर हम एक पंक्ति में, हर पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा फल लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे मेरे दोस्तों, एक लाइन में, एक रो में अगर हम मैक्सिमम ट्री लगाएंगे तो ही तो पंक्ति ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, कम से कम बनेंगी। अब हम पेड़ ही कम से कम लगाएंगे तो कम से कम लगाएंगे तो पंक्ति ज्यादा बन जाएंगी। ठीक है, यानी कि मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों को काटती हो, 121 को भी, 154 को भी और 198 को भी, और बड़े से बड़ी हो। यानी कि इनका HCF 121, 154 और 198 तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 11 से ये कटता है, ये भी 14 बार, ये भी 11 से कटता है, यानी कि 11। यानी कि मैं हर पंक्ति में 11 पेड़ लगाऊंगा, और हर पंक्ति में 11 पेड़ लगाऊंगा तो 11 इसको भी काटेगा, इसको भी, इसको भी। तो पहली बात तो एक लाइन में एक ही टाइप के पेड़ लग पाएंगे, कोई भी मिक्स नहीं होगा। और मैक्सिमम 11 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा। तो मुझे हर पंक्ति में मैक्सिमम 11 पेड़ लगाने चाहिए। और पंक्ति कितनी बनानी पड़ेंगी फिर?
भाई सेब के 121 पेड़ हैं, हर पंक्ति में 11 पेड़ लगाने, तो कितनी पंक्ति बनेंगी? 121 को 11 से भाग देंगे 11, एक लाइन में 11 पेड़ लगा रहे हैं। केला के 154 पेड़, तो कितनी लाइन बनेंगी? केला की 154 को 11 से भाग देंगे 14 लाइन बनेगी। और सेब के 198 पेड़ हैं, एक लाइन में 11 पेड़ लगा रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 198 बटे 11 18। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 10 10 30 और ये आपका 8 4 12 13 43 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए, मजा आया? अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम मैथ्स कंसेप्ट किंग इस यूट्यूब चैनल पे आपको अलग अलग एग्जाम के बेहतरीन बेहतरीन सवालों का स्मार्ट सॉल्यूशन करना सिखाते हैं, वैसे ही जो बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको जगह जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बुक्स बहुत सारी, लेकिन उनमें सॉल्यूशन अच्छे नहीं है ना, पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाइंडिंग अच्छी नहीं है, बहुत मोटी किताब है ना, एक एक टाइप के फर्जी कई सारे सवाल डाल रखे हैं। तो उन सारी चीजों को हमने बहुत आसान कर दिया है। चाहे आप सीजल की तैयारी करें, चाहे आप सीपीओ की तैयारी करें, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करें, चाहे आप मेंस की अलग से तैयारी करें, हर एक एग्जाम को टारगेट करके प्रैक्टिस किंग, इसी नाम से सीजल प्रैक्टिस किंग, मेंस प्रैक्टिस किंग, सीपीओ प्रैक्टिस किंग की बहुत पतली पतली किताबें, ऐसी छोटी छोटी सी किताबें हैं ये, ठीक है भाई। इन किताबों में मैंने पिछले 5 साल में टीचर्स के द्वारा पूछे गए सारे अच्छे ही सवालों को, मतलब एक टाइप के 2 2 3 3 सवालों को मैंने कंपाइल कर दिया है, जिससे कि आप कुछ भी आपसे मिस ना हो और आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। आप इन बुक्स को ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबों को बनाओ, 10,000 20,000 सवाल, आप इन मात्र 3,000 क्वेश्चंस को सोल्व करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है वो इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर ले जी। सवाल नंबर 4 बताएं। 100 मीटर की एक दौड़ में कमल बिमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो बिमल की स्पीड क्या होगी, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में ही आपको बताना है, बताओ। 2 लड़के हैं कमल और बिमल, बोला 100 मीटर की रेस में कमल बिमल को 5 सेकंड से हराता है, तो रेस कितनी की होती है? 100 मीटर की। 100 मीटर की रेस कमल दौड़ता है और बिमल भी 100 मीटर दौड़ता है। कमल बिमल को 5 सेकंड से हराता है, इसका मतलब कि जब कमल रेस जीत गया, कमल ने पूरी 100 मीटर की रेस कवर कर ली, लेकिन बिमल को रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे। बिमल जो है वो 100 मीटर दौड़ने में कमल से 5 सेकंड और लेता है एक्स्ट्रा। कमल की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, 5/18 से गुणा, 5 मीटर पर सेकंड। इस बात का जवाब दें, कमल 100 मीटर दौड़ता है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कमल को कितना समय लगेगा? 20 सेकंड। कमल को पूरी रेस खत्म करने में 20 सेकंड का समय लगा है, और कमल ने बिमल को 5 सेकंड से हराया। इसका मतलब मेरे दोस्तों कि कमल ने 5 सेकंड ज्यादा लिए, 20 सेकंड से 5 सेकंड एक्स्ट्रा। कमल ने कितने सेकंड लिए? फिर 25 सेकंड। अगर कमल ने 20 सेकंड लिए तो बिमल ने लिए 25 सेकंड। तो 25 सेकंड में बिमल 100 मीटर दौड़ा है, तो बिमल की स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड बिमल की स्पीड है। लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर है। आप सभी बच्चों को पता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो आ जाएगा 72/5 14.4 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है। रेस की अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें समझाया ये बात। करें, व्हाट द HCF ऑफ 4 की पावर 29 -16 एंड 4 की पावर 38 -16, ये बताएं। बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसा ही सवाल इस साल के पिछले साल के सीडीएस के पेपर में आया था। करें, चार की पावर 29 -16, 4 की पावर 38 -16 का HCF क्या है? अब जैसे 4 की पावर 29 -16 है, 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। अब आप यहां से गौर से देखेंगे तो 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 की पावर 27 -1, ये बचेगा। इसी तरीके से 4 की पावर 38 -16, 16 मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर। यहां से भी 4 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा, ये 4 की पावर 38 है तो क्या बचेगा? 4 की पावर 36 -1, ये हो गया। अब मुझे बताना क्या है? मुझे इन दोनों नंबर का HCF बताना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। अब देखो 4 स्क्वायर यहां भी है, 4 स्क्वायर यहां भी है, तो एचसीएफ में 4 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? यानी कि अब मुझे इन दोनों का एचसीएफ बताना है, इन दोनों का एचसीएफ। अब यहां पे लगेगा कंसेप्ट। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट ना पता हो, पर मैं बता देता हूं कि भाई अगर ऐसा कभी भी कोई सवाल आता है ए की पावर m-1 कॉमा ए की पावर n-1, ठीक है भाई, ए की पावर m-1 और कॉमा ए की पावर n-1, और अगर मुझे यहां से इनका एचसीएफ निकालना है तो इनका एचसीएफ जो होगा मेरे दोस्तों क्या होगा, ए की पावर m कॉमा n का एचसीएफ, ए की पावर m कॉमा n का एचसीएफ -1, ये होगा मेरे दोस्तों। जहां m और n, लेकिन शर्त यह है कि m और n ऑड नंबर होने चाहिए, विषम संख्याएं होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, m और n मस्ट बी द ऑड नंबर्स। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ, परेशानी? बोलो। आप बोलोगे नहीं सर यहां पर कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है जी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक स्पेशल सवाल है। अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो 4 की पावर 27, 4 की पावर 27 का मतलब हो गया 4 की पावर 9 का होल क्यूब -1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर ए माइनस बी होगा, 4 की पावर 9 -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तकलीफ? इसी तरीके से ये क्या है, 4 की पावर 36, 4 की पावर 36 का क्या मतलब है, 4 की पावर 9 उसकी होल पावर 4, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है भाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी काट सकते हैं। ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी काट सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां से भी फैक्टर 4 की पावर 9 -1 बनेगा। भाई 4 की पावर 36 को आप ऐसे लिखोगे, पहले 4 की पावर 18 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फैक्टर आएगा 4 की पावर 18 -1, और उसका फैक्टर 4 की पावर 9 -1 भी होगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब लिखेंगे। तो यानी कि इसका फैक्टर भी 4 की पावर 9 -1 है, इसका भी 4 की पावर 9 -1 है। कोई भी चीज अगर आपके सामने ए की पावर 4 -1 है तो इसका फैक्टर ए -1 तो होगा ही होगा। ये क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर -1, ए स्क्वायर -1 फिर से ए प्लस 1 गुणा ए -1 में हो जाएगा। यानी कि ये एचसीएफ आएगा, कौन सा ऑप्शन है, कोई भी नहीं, तो डी ऑप्शन आंसर है। 4 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 की पावर 11 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये इसका करेक्ट आंसर था, 4 की पावर 11 -16। बहुत ही बेहतरीन और टेक्निकल सवाल बनाया बच्चों को परेशान करने के लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट छठा सवाल। किसी पंप को एक टैंक के भरने और खाली करने हेतु चलाया जाता है। सेम क्वेश्चन मैंने अपनी सीट में डाल रखा है, सेम सवाल, बिल्कुल सेम एज इट इज डाटा। किसी पंप को एक टैंक को भरने और खाली करने हेतु चलाया जाता है। यदि उस टैंक की कैपेसिटी 2400 मीटर क्यूब है, पंप को खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। खाली करने की जो कैपेसिटी है वो भरने से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। परिणाम स्वरूप पंप को टैंक भरने की तुलना में खाली करने हेतु 8 मिनट समय कम लगता है। भाई खाली जल्दी से करता है, भरता स्लो है, तो खाली करने में समय कम लगेगा, तो टैंक को भरने के कंपैरिजन में खाली करने में 8 मिनट समय कम लगता है। तो टैंक की भरने की कैपेसिटी बताओ, भरने की। भाई टैंक को खाली करने में समय जो है वो कम लग रहा है, टैंक को भरने में समय जो है वो ज्यादा लग रहा है, कि टैंक की खाली करने की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है ना, पंप को खाली करने की जो क्षमता है वो भरने से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि टैंक एक पाइप है मेरे दोस्तों, एक पंप है, वो टैंक को भर भी सकता है और खाली भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। टैंक की कैपेसिटी है 2400 मीटर क्यूब पर मिनट, 2400 मीटर क्यूब, सॉरी, टैंक में कितना पानी है, 2400 मीटर क्यूब टैंक की क्षमता है। अब खाली करने की जो क्षमता है एक पंप की वो भरने से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है, तो टैंक को खाली करने में भरने की तुलना में 8 मिनट समय कम लगता है। भरने की कैपेसिटी का पता लगाएं। अब ये तो मीटर क्यूब पर मिनट में या मीटर क्यूब पर आवर्स में, तो भी पहले भी मिनट में निकालो ना, आसान सा डाटा देखो। अगर ये 3000 मीटर क्यूब पर आवर्स है, मिनट में कितना आएगा भाई, 3000 मीटर क्यूब 1 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना, 60 से भाग कर दो 50 मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगा ये। बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया।
ये आवर्स है ना, आवर्स को पहले किस में, मिनट में कन्वर्ट करो। 3000 मीटर क्यूब 1 घंटे में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3000 को 60 से भाग करेंगे 50। बोला है टैंक की भरने की क्षमता का पता लगाएं। इस सवाल को करने के दो तरीके, एक तो मजदूरों वाला तरीका एक्स मान के, दूसरा ऑप्शन से सवाल बेस्ट है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वही सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। सपोज मैंने पहला ऑप्शन सही मान लिया 50, कि टैंक की भरने की जो कैपेसिटी है 50 मीटर क्यूब पर मिनट है, टैंक 1 मिनट में 50 मीटर क्यूब पर मिनट भरता है, तो खाली करने की क्या होगी 60। 50 से 10 ज्यादा टैंक की खाली करने की कैपेसिटी क्या होगी 60 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। टैंक की कैपेसिटी 2400 मीटर क्यूब है, जो हमारा पंप है वो 1 मिनट में 50 मीटर क्यूब भरता है और 1 मिनट में 60 मीटर क्यूब पर मिनट खाली करता है, 1 मिनट में 60 मीटर क्यूब खाली करता है, तो भरने में कितना समय लगेगा। 2400 को 50 से भाग करो, टैंक को भरने में 48 मिनट लगेगा, खाली करने में कितना समय लगेगा, 2400 को 60 से भाग करो, 40 मिनट का समय लगेगा। तो टैंक को भरने में खाली करने से कितना समय ज्यादा लगा है, 8 मिनट। ये 8 मिनट समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। टैंक को भरने में खाली करने 60 मिनट ज्यादा लग रहा है, या खाली करने में भरने 60 मिनट समय कम लग रहा है। सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इस सवाल को मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बनाया ऑप्शन से। ठीक है, ऐसा सवाल आता है तो ऑप्शन से ही बनाया जाता है। आगे चलेंगे। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, उनके सिरों की गिनती करी जाती है तो 200 हैं, पैरों की गिनती करी जाती है तो 580 हैं। पैर कितने हैं 580। तो पूछा उनमें से कबूतर कितने हैं। अच्छा जी, कबूतर पूछें आपसे, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, खरगोश के होते हैं 4 पैर और कबूतर के होते हैं 2 पैर। सिरों की गिनती की जाती है तो वे 200 हैं, सिर 200 यानी कि टोटल जानवर 200 हैं। जब हमने सिर गिने तो सिर 200 हैं। ठीक। और पैर जो हैं वो टोटल पैर कितने हैं, पैर जो हैं यहां पर 580 हैं, पैर 580 हैं। तो पूछा है उनमें कितने कबूतर हैं। बेस्ट तरीका है शिफ्टिंग वाला, शिफ्टिंग वाला तरीका सबसे बेस्ट है, शिफ्टिंग वाला तरीका। भाई खरगोश के होते हैं 4 पैर के, 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हम, 2 + 2 लिख सकते हैं। अब खुद सोचो, भाई खरगोश के भी 2 पैर हैं, कबूतर के भी 2 पैर हैं, तो हर जानवर के 2 पैर होने चाहिए। तो 200 अगर जानवर हैं तो पैर होने चाहिए 400, पैर होने चाहिए 400, जबकि पैर हैं 580। पैर तो 400 होने चाहिए, पैर 580 तो 180 पैर एक्स्ट्रा हैं। ये 180 पैर एक्स्ट्रा किस लिए हैं, वाई 180 पैर एक्स्ट्रा किस लिए, कि हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो 180 पैर अगर एक्स्ट्रा हैं तो खरगोश कितने होंगे 90, तो 90 आपके खरगोश होंगे। तो फिर कबूतर कितने होंगे 110, 90 आपके खरगोश होंगे, तो टोटल 200 जानवर हैं, कबूतर होंगे 110। ये आंसर है। ठीक है, जितने सिरे में उतने ही आपके चिड़ियाघर में रैबिट्स और पिजन होंगे। ये शिफ्टिंग वाला तरीका सबसे बेस्ट है, ना एक्स वाई मानना है, इसको मेंटली किया जा सकता है बिना कलम उठाए। बताएं, ए और बी 600 मीटर लंबे वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ए की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, बी की 20 मीटर पर सेकंड। वो एक ही दिशा में एक ही समय में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू किया और एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया है। कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। तो बच्चों ये है सर्कुलर ट्रैक, यहां से 2 लोगों ने दौड़ना शुरू किया, ए और बी ने, ए और बी ने, और दोनों लोग सेम टाइम पर दौड़ना शुरू किए एक साथ एक ही डायरेक्शन में। पूछा कितने टाइम के बाद वे वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कितने टाइम के बाद वो वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, आपसे ही पूछा है, जवाब दें। करो, स्टार्टिंग पॉइंट पर। नाउ लिसन, ये बहुत बेहतरीन सवाल है ना। आप मुझे बताओ ये सर्कुलर ट्रैक कितना लंबा है, 600 मीटर लंबा है, ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, तो ए को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। सर्कुलर ट्रैक है 600 मीटर लंबा, बी की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, तो बी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 30 सेकंड का। तो आप मुझे बताओ कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। तो जो टाइम होगा एलसीएम। ऐसा सवाल जब भी आए तो एक चक्कर लगाने में ए को जो समय लगा और बी को एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसका एलसीएम ले लो। 20 और 30 का एलसीएम 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन।
कर पाएंगे जी? आसान क्वेश्चन बताएं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 69, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई निम्नलिखित में से किसके समान है? क्या पूछा है? अरे क्यों पागल बना रहे हो? जेड की अगर अंदर गुणा करें तो एक्स वाई, जेड के अगर अंदर गुणा करें तो प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपसे पूछा गया है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि आप बता नहीं सकते, कि आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद नहीं है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स कैसे आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। दिस इज द कंसेप्ट। हर बच्चे को पता होना चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 69 है बटे 2। 13 का स्क्वायर 169 में 16 घटाएंगे 100 बटे 2 यानी कि 50 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। मैंने कंसेप्ट भी आपको लिख के बता दिया, ठीक है ना। हालांकि पेपर में ये सब चीज लिखनी नहीं है, पेपर में तो कुछ भी नहीं लिखना। पेपर में तो बालक 169 माइनस 16 100 बटा 2 50 आंसर ऐसे करेगा। करिए जी अगला सवाल। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% ज्यादा है, अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, इस बिक्री में विक्रेता को निम्न में से क्या होगा? 1% का लॉस होगा। बिना कलम उठाए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है, यानी कि मार्कअप है 10%। फिर क्या किया जाता है? मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पे 10% की छूट देती है और उसको बेचा जाता है। इस प्रोसेस में कितना लॉस हुआ सेलर को? तो प्रॉफिट जो होगा मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव 10 और माइनस 10 का सक्सेसिव क्या होगा? 10 और माइनस 10 का एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स और माइनस एक्स का सक्सेसिव होता है माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100। ये -1, माइनस का मतलब लॉस, 1% का लॉस होगा। बात समाप्त। कितनी मामूली सी बात थी भाई, है? ये बात आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। जितना समय मैंने लिया ना 1.5 सेकंड, आपको भी उतना ही लेना है जी। अगर आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक के एडवांस के पूरे गणित के सिलेबस को आप ढंग से पढ़ो, कुछ भी चीज आपसे छूटे ना, आपको बार बार जगह जगह भटकना ना पड़े, यूट्यूब ना देखनी पड़े, प्रीवियस ईयर की मोटी मोटी किताब ना सॉल्व करनी पड़े, एक जगह आपको वन स्पॉट सॉल्यूशन मिले और एग्जाम में बढ़िया नंबर भी आए, कॉन्फिडेंस भी बढ़े, बेसिक से भी हो और हाई लेवल तक जाए, तो कैरवेल एप्लीकेशन पर आप हमारा ये जो वीओडी बैच जो अभी आया हुआ है आप इसको ज्वाइन कर लो। वीओडी बैच इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, 2x की स्पीड में देखते हैं ना, कोई कमेंटबाजी करना ना जो है लाइव में जो है परेशान रहना। 1.5 घंटे की क्लास आराम से 2x की स्पीड में आप 40 मिनट 45 मिनट में खत्म कर सकते हो। अगर आप में थोड़ी बुद्धि तेज है, कमजोर है तो आपको भैया समय ज्यादा देना पड़ेगा। जल्दी सिलेबस खत्म कर पाओगे, आपको सारे सिलेबस की वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। जो बच्चे अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं वो केवल अर्थमेटिक ही लें, एडवांस की कोई जरूरत नहीं है। और जिनका एसएससी का पेपर देना है, सीडीएस का, डिफेंस का पेपर देना है, इसरो का, इस तरीके के पेपर देने हैं जिनमें एडवांस भी आता है, तो एडवांस बैच भी पढ़ें। ठीक है भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस यहां से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपकी कैलकुलेशन, आपके सवाल के सोचने के नजरिए में और बार बार फॉर्मूला मुक्त सवाल आप करने लगोगे बिना एक्स माने। हवा में ज्यादा करने लगोगे, पेन पेपर का इस्तेमाल कम करने लगोगे, गारंटी मेरी है। जितना मैं बैच में पढ़ाया है केवल आपको उतना ही पढ़ना है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, उस घोल में 50% चीनी होने हेतु और कितनी चीनी मिलानी चाहिए? बहुत जबरदस्त सवाल। सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा। मैं यहां पे चीनी पे कंसंट्रेशन लगा लेता हूं, चीनी पे एलिगेशन लगा लेता हूं। चीनी पे आपके पास एक 300 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें चीनी कितनी है? 40% शुगर है, 100% में 40% शुगर है। बोला 50% शुगर बनाने हेतु कितनी चीनी मिलानी चाहिए? तो आप उसमें चीनी ऐड कर रहे हो, जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो क्या, उसमें 100% शुगर है। यू आर एडिंग 100% शुगर और फाइनल में कितनी चीनी होगी? 50% चीनी होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा? 100 माइनस 50 10, और सॉरी 100 माइनस 50 50, और 50 माइनस 40 से 10, यानी कि 5:1 आ गया। पर कितना घोल था? 300 ग्राम। अगर इसकी वैल्यू 300 ग्राम है 6 गुना, तो कितनी चीनी आपको ऐड करनी पड़ेगी? 6 गुना। 10 की वैल्यू भी 6 गुना 60 ग्राम। तो 60 ग्राम चीनी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन आंसर है। बात खत्म, आगे चलेंगे। करो सवाल नंबर 12। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, और नदी के बहाव की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक स्विमर की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। वाई का मान 4 किलोमीटर पर आवर। मूविंग विद द स्ट्रीम द स्विमर वेंट 120 किलोमीटर पर आवर। पानी की धारा के साथ तैरते हुए, यानी कि डाउन स्ट्रीम, पानी की धारा के साथ तैरोगे डाउन स्ट्रीम, अपोजिट में तैरोगे अप स्ट्रीम। पानी की धारा के साथ तैरते हुए तैराक 120 किलोमीटर गया। धारा के विपरीत जाते हुए तैराक उतने ही समय में कितनी दूरी जाएगा? What distance will the swimmer cover during the same time going against the stream? Same time. ये कीवर्ड्स होते हैं, इन पे ध्यान दिया करो। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, टाइम सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा मेरे प्यारे भी। दिस इज द कंसेप्ट। एक नाव की, एक जो है स्विमर की शांत जल में स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और करंट की जो रिवर की फ्लो की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 20 + 4 24। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों? 20 - 4 x - y 16। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। बात क्लियर है? तो सेम टाइम में आप पानी की धारा के साथ जाओगे और पानी की धारा के विपरीत जाओगे। सेम टाइम में ये स्पीड का रेशियो है, तो सेम टाइम में डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। अब डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस गए? 120 किलोमीटर। 24 की वैल्यू 120 किलोमीटर है, 5 गुना। तो सेम टाइम में अप स्ट्रीम में कितनी जाओगे? 5 गुना। 16 की वैल्यू 5 गुना 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। आगे चलते हैं, ये बनाओ। इफ n is the compound interest on 10,000 for 1 year at 4% per annum when compounded quarterly, which of the following is correct? एक साल के लिए 10,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज n है। ब्याज की दर है 4% पर एनम। एक साल में ब्याज की दर है 4% प्रति वर्ष। ब्याज क्वार्टरली हर 3 महीने में संयोजित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? बताएं कौन सा। ब्याज नहीं पूछा, पूछा n 100 से कम है, 100 से ज्यादा है, 250 से कम, 250 से अधिक, 400 से कम, 400 से अधिक। डी ऑप्शन, बिना कलम उठाए। आप कहोगे सर कैसे? भाई दिमाग में सोचा करो, स्ट्रक्चर को दिमाग में, है ना, लिखते तो गधे हैं। समय कितना है? 1 साल। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। आप त्रैमासिक रूप से गणना कर रहे हो, तिमाही क्वार्टरली संयोजित कर लो। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। हर 3 महीने में ब्याज कम संयोजित करो। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 1 साल में 3-3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। अगर ब्याज 1 साल में 4% है, 1 साल में, तो 3 महीने में कितना होगा? 1%। अगर ब्याज 1 साल मतलब 12 महीने, अगर ब्याज 12 महीने में 4% है, तो 3 महीने में कितना होगा? 4 से भाग दे दो, 1%। यानी कि हर 3 महीने में आपको 1% ब्याज मिलेगा। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 1-1-1-1 का सक्सेसिव होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 1-1-1-1 का सक्सेसिव होगा। जाहिर सी बात है, जब मैं 1-1-1-1-1 का सक्सेसिव करूंगा 4 बार, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4% से तो ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? x + y + xy बटे 100। देखो ना, +xy बटे 100 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं एक्स और वाई का सक्सेसिव? इसी तरीके से जब मैं 1-1-1-1 का 4 बार सक्सेसिव निकालूंगा किसी भी तरीके से, तो 4% से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। और 10,000 रुपए का 4% होता है 400, तो 400 रुपए से ज्यादा ब्याज होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। बात खत्म। और ये सारी बात दिमाग में सोचनी थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 बनाएं। A retailer buys 40 pens at the marked price of 36 पेन फ्रॉम ए होलसेलर। एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 36 पेन के बाजार मूल्य पर 40 पेन खरीदता है।
यदि वह 1% का डिस्काउंट देते हुए पेन बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। एक रिटेलर ने 40 पेन के मार्क प्राइस पर 36 पेन खरीदे एक होलसेलर से। रिटेलर बाइस 40 पेन्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 36 पेन्स, और उल्टा बोल दिया मैंने। एक रिटेलर ने 40 पेन खरीदे हैं 36 पेन के मार्क प्राइस के बराबर दाम में, यानी कि 40 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 पेनों के मार्क प्राइस के बराबर है। यहां तक की बात क्लियर है? एक खुदरा विक्रेता ने 36 पेन के बाजार मूल्य पर 40 पेन खरीदे। 40 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो 36 पेनों के बाजार यानी कि मार्क्ड प्राइस के बराबर है। तो यहां से सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा? अभी 36/40 यानी कि 9/10। सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 9/10। सीपी से एमपी का रेशियो 9/10। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात है, ये है मार्कअप परसेंटेज। फिर हमने 1% का डिस्काउंट, 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का डिस्काउंट 1/100, 1/100 का मतलब 100 का समान 99 में 1% का डिस्काउंट। तो प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों का? सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा। जब सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 999 11 बार चला जाएगा, 10 से 100 ये 0 बार, यानी क्या आएगा 10:11। अब अगर 10 का समान 11 में बिका है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1/10, और 1/10 का मतलब 10% प्रॉफिट है। बी ऑप्शन आंसर। ये चीज दिमाग में भी करी जा सकती थी, लिखने की आवश्यकता नहीं थी। प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। वो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, अलग से स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है मैंने। अगला सवाल, बेहतरीन। ये सवाल थोड़ा अच्छा लगा था भाई मुझे, ठीक है भाई। मैं जब 50 सवाल जब मैं छांट रहा था तो मुझे अच्छा सवाल लगा, मैंने तुरंत ही टाइप करवाया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10। ठीक है ना, सवाल में पूछा 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट को 10 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, ये सवाल है। 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 5 5 5 ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। इसको अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, ये सवाल है। सोचो, सवाल इजी है पर एक बच्चे को डराने के लिए काफी है। बनाएं, ध्यान सुनिएगा, सिंपल सा ऑब्जर्व करो। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं ना, ये एक पैटर्न को दर्शाते हैं, आप उस पैटर्न को पकड़ो। अगर मैं 5 की पावर 1 को भाग करूंगा 10 से, क्या आएगा रिमाइंडर? 5 को 10 से भाग करोगे रिमाइंडर 5 ही आएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर 25 को 10 से भाग करूं 10 दूनी 20 रिमाइंडर 5 ही आएगा। अगर मैं 5 का क्यूब 125 को 10 से भाग करूं 125 को 10 से भाग करूं 120 चला जाएगा, 5 ही आएगा। यानी कि मैं कितना भी कर लूं, मैं 5 की कितनी भी पावर चढ़ा लूं, अगर मैं उसको 10 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आना है? 5 ही आना है। ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया, छोटा एग्जांपल लेके। तो जब भी ऐसा सवाल आए हल्का एग्जांपल लेके ऑब्जर्व कर लो कि 5 की पावर 1 हो, चाहे 5 की पावर 2, चाहे 5 की पावर 3 या 5 की पावर 4, 5 की कितनी पावर करो, अगर आप उसको 10 से भाग देंगे, 5 की पावर कितनी भी करते रहो अनंत तक, 10 से भाग दोगे तो शेषफल 5 ही आएगा। ए ऑप्शन आंसर, खत्म। ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि 10 से डिवाइड करने का मतलब है यूनिट डिजिट चेक करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2637 को 10 से भाग करो, बताओ शेषफल क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको 10 से भाग करूंगा तो शेषफल आएगा 7। यानी कि किसी भी संख्या को जब हम 10 से भाग करते हैं तो जो उसका इकाई का अंक है, जब भी हम किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो यूनिट डिजिट है वही रिमाइंडर आता है। किसी भी संख्या को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो इकाई का अंक है वही शेषफल आता है। अब 5 की पावर कितनी भी चढ़ा लो, इकाई का अंक तो 5 ही आएगा। 5 की पावर 1 भी 5, 5 का स्क्वायर 25 में भी 5, 5 का क्यूब 125 का भी यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 4 625 का भी 5। तो 5 की कितनी पावर चढ़ा लो, आना यूनिट डिजिट 5 ही है, और 10 से भाग करेंगे तो 5 ही शेषफल बचा। ये दूसरा तरीका सोचने का करें। The LCM and HCF of two positive number is 1050 respectively. Which of the following could be pair of such number? दो पॉजिटिव संख्याओं का LCM 1000 है
और HCF 50 है, ऐसी दो संख्याओं का पेयर क्या होगा? ऑप्शन से देखो भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर एलसीएम गुणा HCF, एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट है यहां पे 50,000, तो संख्याओं का प्रोडक्ट भी 50,000 होना चाहिए, ये नहीं हो सकता आंसर। इनकी गुणा करके नहीं आएगा, इनकी गुणा करके नहीं आएगा 50,000, ये आंसर है डी ऑप्शन। प्रोडक्ट अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और HCF की गुणा के बराबर होती है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम गुणा HCF, एलसीएम गुणा HCF 50,000 है, ऑप्शन में एक ही 50,000 है, गुणा करने पर बाकी से आएगा ही नहीं, बात समाप्त। सवाल नंबर 17, रुद्र गोes to a shop to get an encyclopedia costing 11212.32. If the shopkeeper offer 4 discount option to Rudra, which option should he choose to get the maximum discount? अच्छा, रुद्र भाई दुकान पे गए कुछ सामान खरीदने के लिए, दुकानदार ने 4 डिस्काउंट के ऑप्शन दिए, कौन सा विकल्प उसे चूज करना चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए? यानी कि मुझे इन चारों ऑप्शन में से बताना कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है, कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। देखो, अगर आप किसी सामान पे X%, किसी सामान के अंकित मूल्य पर पहले X%, फिर जो वैल्यू आएगी उस पे Y% के दो लगातार डिस्काउंट लेते हैं, तो जो नेट डिस्काउंट होगा वो X प्लस वाई माइनस XY बटे 100% होगा। X% और Y% का जो नेट डिस्काउंट होगा वो X प्लस वाई माइनस XY बटे 100 होगा। अब 15% के दो डिस्काउंट, 30%, 20-10 का और 20-12 का। देखो 15-15 का सक्सेसिव 30 से, यह है 30%, 15-15 का सक्सेसिव 30 से कम आएगा, 20-10 का सक्सेसिव भी 30 से कम आएगा। 20-10 का सक्सेसिव क्या हो गया, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट ये कितना आ जाएगा 28%, ये भी नहीं होएगा। और 20 और 12 का क्या आएगा, 20-12 32 माइनस 2.4, 32 माइनस 2.4 ये भी 30 से कम आएगा। सारे ऑप्शन 30% से कम आएंगे, तो 30% डिस्काउंट मैक्सिमम है, बी ऑप्शन ये वाला लेना चाहिए रुद्र भाई को। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मजेदार, बताएं। 18वां सवाल, तीन दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में भोजन किया, बिल प्राप्त होने पर अमिता ने वीणा से 2/3 अधिक भुगतान किया, वीणा ने तान्या से 1/2 राशि का अधिक भुगतान किया। वीणा ने बिल का कितने भाग का भुगतान किया? तीन दोस्त हैं, अमिता, वीणा, तान्या। अमिता, वीणा, तान्या, तीन दोस्त हैं। बिल प्राप्त होने पर अमिता ने वीणा से 2/3 अधिक भुगतान किया। When the bill was received, Amita paid 2/3 as much as Veena paid. यहां पे अधिक नहीं आएगा, अधिक शब्द गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, इंग्लिश को जब हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, पेपर में भी गलत ही टाइप था, मतलब अमिता पेड 2/3 एज मच एज वीना पेड, अमिता ने वीना का 2/3 पेड किया है। अमिता और वीना की पेड अमाउंट का रेशियो 2:3 है। वीना पेड हाफ एज मच एज तान्या, वीना ने तान्या का हाफ पे किया है। वीना ने तान्या का हाफ पे किया है, यानी कि वीना ने 3 पे किया तो तान्या ने 6 पे किया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बिल डिड वीना पे, वीना ने कितना पे किया है? टोटल हो गया 2, 3, 5, 6, 11, टोटल 11। 11 में से वीना ने कितना दिया है? 3/11 वीना ने दिया है जी, सी ऑप्शन आंसर है। एकदम इजी सवाल है, बताओ। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या और इसके रेसिप्रोकल का योग 13/6 है, तो वह संख्या कौन सी है? बहुत बढ़िया। एक तो तरीका हो गया एक्स मान के, ये माना संख्या एक्स है, उसका व्युत्क्रम 1/x है, इनका योग 13/6, सॉल्व करो यहां से, तब उत्तर निकालो। दूसरा तरीका होता है ऐसे सवालों को ऑप्शन से, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं 2/3, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 3/2, और इनका योग क्या आएगा भाई? एलसीएम 3 दूनी 6, ये क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 9, 13/6, ये आंसर है। सेटिस्फाई कर रहा है? 2/3 ले लो या 3/2 ले लो, रेसिप्रोकल करके जोड़ोगे 13/6 आएगा। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर, बताएं। सवाल नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। कॉफी के प्राइस में 20% की बढ़ोतरी होती है। जो पैसा पहले 10 किलोग्राम कॉफी खरीदने के लिए पर्याप्त था, उससे अब कितनी कॉफी खरीदी जा सकती है? अच्छा, यानी कि आप खर्चा सेम रख रहे हैं। देखो, हर कोई बालक ये जानता है कि खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। आप खर्चा नहीं बदल ले, जितना पैसा पहले खर्च कर रहे थे आज भी उतना ही खर्चा आप करोगे, खर्चा नहीं बदल ले।
कॉफी का प्राइस 20% बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि प्राइस 5 से 6 हो गया। तो कॉफी की खपत किस रेशियो में चेंज होगी? रिवर्स रेशियो में। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी उल्टी अनुपात में चेंज होगी। पहले जो पैसा खर्च होता था 10 किलोग्राम कॉफी के लिए पर्याप्त था, तो 6 की वैल्यू है 10 किलोग्राम। अब उसी पैसे से कितने किलोग्राम आएगी? 6 की वैल्यू 10 किलोग्राम है तो 1 की वैल्यू 10/6, 5 की वैल्यू होगी 50/6, 50/6 मतलब 25/3, 25/3 का मतलब 8.33 kg। तो अब उसी पैसे से 8.33 kg कॉफी खरीदी जा सकती है, सी ऑप्शन। बताइए, बात क्लियर हुई, समझे? ठीक है भाई, चलिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल के अलावा हमारे 5 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हैं। गगन प्रताप मैथ्स जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, गगन प्रताप टॉक्स, जिसपे मोटिवेशन से रिलेटेड या मेरी लाइफ में कुछ मैं कहीं घूमने जाता हूं, कोई नई चीज होती है, नया इवेंट, तो मैं वहां पे अपलोड करता हूं। और मैथ्स वंडर इन सेकंड, उस पर मैं डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, 1-1 मिनट की क्लिप की फॉर्म में, जो एग्जाम में फिक्स टाइप के सवाल आ रहे हैं, कुछ हटके नहीं, जो फिक्स टाइप के, जो बार बार आ रहे हैं, वो रिवीजन करने का बहुत बेहतर सोर्स वहां से हो सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी चैनल को। टॉपर गाइडेंस, अभी इस चैनल पे जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं सीजल 2023 में, उनके इंटरव्यू पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए इस चैनल का नाम टॉपर गाइडेंस है। आप यूट्यूब पे जाओ, सेम इसी नाम से चैनल सर्च करो और उन सभी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। एक सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क में करने के लिए, सवाल नंबर 21, सेम इसी एग्जाम का। इस सवाल को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और कमेंट में इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ। अगर किसी बच्चे ने पूरी वीडियो देखने के बाद आलस में इसका आंसर नहीं बताया तो उसकी पूरी विद्या विफल हो जाए इस वीडियो को देखने की। ठीक है भाई, आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, इसके बाद बाय।